चलो भाई, एक नया दिन और एक नया चैप्टर के साथ फिर से करते हैं शुरुआत। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है 9th क्लास का। अगर फर्स्ट चैप्टर के बाद, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था, ठीक ठाक चैप्टर था। सेकंड काफी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था, उसके अंदर काफी सारे फॉर्मूले, काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी है। तुम वीडियोस देखोगे, उसके वीडियोस भी काफी होगी। ये थर्ड चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा, कोई 1 से 2 नंबर का। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा इजी। कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें 1 2 3 आते हैं तो बस काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर को हम एक बारी में ऐसे पढ़े कि फ्यूचर में इसको कभी उठाने की जरूरत पड़ी ना दोबारा। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसको एक बार करा तो करा, दोबारा नहीं करेंगे उस चैप्टर को हम लोग। 9th क्लास में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको एक ही बार करने की जरूरत है। ठीक है, बीच में कुछ ऐसे चैप्टर आते हैं जिसमें पता नहीं सांसें वो होती है ना, रुक सी जाती है, काइंड ऑफ कह सकते हैं। मतलब काफी मुश्किल चैप्टर है वो सब, तो डर भी लगेगा। जैसे बंजी जंपिंग कर रहे हो, नीचे खाई में कूदना पड़ रहा है एक तरीके से, समझ में कुछ नहीं आ रहा पर कूदना तो है ही। तो ऐसे भी चैप्टर्स हैं जिसको तुम देख के शायद 3 बार करो, 4 बार, 5 बार, 6 बार, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। और अगर एक बारी में आ गया तो बस प्रैक्टिस की देर है, दबा के प्रैक्टिस करो, 2-3 बार में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये इजी चैप्टर में डाला है मैंने, यानी कि एक ही बार पढ़ेंगे पूरे साल में, दोबारा इसको रिपीट करने की जरूरत मुझे नहीं पड़नी चाहिए। सबसे पहले अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या भला, और इसको हम लोग पढ़ने के वाले। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम देख सकते हैं 3.1 बिल्कुल बेकार एक्सरसाइज है, कुछ काम की है नहीं। इसके अंदर अब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे बेसिकली। हाँ, कटवा भी देंगे, उसमें कुछ है भी नहीं, सब नहीं कटवाया ना। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ये बचपन से खींचते आते थे, याद होगा सबको। ठीक है, और जब 6th क्लास में स्टार्टिंग करी तो हम 0 यहाँ से डालते थे। 8th क्लास तक आता था, मैं ना एक इंटीजर का कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला। क्या दुनिया में इंटीजर जैसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं? क्या होती है इंटीजर्स? नेगेटिव और पॉजिटिव के सभी नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ चलता है। ठीक है, यानी कि जितने पॉजिटिव के नंबर है उतने ही हमारे नेगेटिव के नंबर्स होते हैं। तो अब मैं इसके बीच में एक मार्क ले लेता हूँ 0, ये हमारा 0 है। अब एक स्केल जो शुरू होता है वो 0 से शुरू होता है, चलता रहता है इंफिनिटी तक। तो इधर हम नंबर डाल सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, जैसे हम राइट हैंड की तरफ हम चल रहे थे तो मेरा वो राइट हैंड मतलब इस तरह से अगर हम पढ़ रहे हैं तो तुम्हारे हिसाब से तो देख लेना जो भी राइट या लेफ्ट हैंड होगा। तो राइट हैंड यानी कि अगर इधर से लेके करें तो राइट हैंड की तरफ हम पॉजिटिव जाएंगे, तो लेफ्ट हैंड जाएंगे तो कौन सा नंबर आएंगे हमारे? नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो इधर हम लिखेंगे इधर -1 -2 -3 और ऐसे ये चलते चले जाएंगे इंफिनिटी तक। ठीक है, अब इस लाइन को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन है ये? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल का मतलब लेटी हुई। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेटी हुई लाइन। अब इसी लाइन को उठा के ऐसे कर दे जरा, यूं। तो ये माइनस इंफिनिटी मतलब तुम्हें तो उसको नहीं, चाहे उसको ऐसे घुमाओ चाहे इसको ऐसे घुमाओ, है ना, तुम्हें सीधा करना था, पर घुमाएंगे हम इसको ऐसे करके। यानी कि ये पॉजिटिव इंफिनिटी ऊपर जाएगा और नेगेटिव इंफिनिटी नीचे की तरफ आएगा। ये 0 अभी भी पीछे पीछे रहेगा, 0 अभी भी पीछे पीछे रहेगा, ऊपर की तरफ चलते चले जाओ। फिर इधर चलेंगे 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट चलते चले जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होंगे और जब नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 वैसे नीचे नेगेटिव के नंबर की तरफ चले जाएंगे। ये लाइन होती है हमारी वर्टिकल लाइन। क्या लाइन है ये? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। अरे वहां ना दिखाई दे रहा है, घर आ जाना। ठीक है, अब दिख रहा तो अच्छी बात है। एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, एक हमने वर्टिकल लाइन खींची। इसका एक सेंटर ढूंढा हमने। सेंटर यानी कि एक ऐसा पॉइंट इसके इधर भी और इधर भी बराबर नंबर थे। ठीक है, वो सेंटर क्या है इस दोनों में? 0 है। तो इस 0 को हम बोलते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन इस पे भी और इस पे भी, यानी कि इधर और इधर बराबर नंबर्स हैं। ये तो हमने इसको सीधा करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हुआ। अब करना क्या है, इन दोनों लाइनों को, ये वाला लाइन ऐसे थी, वाला लाइन ऐसे थी, इन दोनों को आपस में मर्ज कर देना है। तो ये बन जाएगा तुम्हारा ग्राफ। ठीक है, क्योंकि तुम लोगों ने छोटी क्लास में जो ग्राफ पढ़ा था वो ग्राफ कुछ इस तरीके का हुआ करता था।
ऐसे वाले ग्राफ पढ़ते थे हम लोग, इधर एक्स ऑर्डिनेट, इधर वाई ऑर्डिनेट, इधर हमारा ओरिजिन, ठीक है। कौन सा वाला? ये वाला पूरा यूज नहीं था पर बच्चे उसका। प्राइवेट बुक्स में हो सकता है मे बी, पर गवर्नमेंट बुक्स के अंदर तो नहीं था। प्राइवेट बुक्स में तो भाई तुम लोग लाइट चैप्टर ही पढ़ रहे थे तो 8 क्लास के अंदर 10 का डाल देते हैं भाई। तो खैर बड़ी बात है, प्राइवेट बुक बड़ी अच्छी होती है भाई, सरकारी भी कुछ कम नहीं होती है। तो तुम सीबीएसई पढ़ रहे हो भाई, बस बहुत है, जो भी पढ़ो जितना ही पढ़ो बस पूरा पढ़ो, आना चाहिए तुम्हें, सीधी सी बात है। तो अब तक जो प्रॉपर यूसेज जो तुमने सीखा है ग्राफ के अंदर वो ये वाला है। अब तुम सारे के सारे इसके अंदर जानोगे कि जब एक इसकी इमेजिनरी लाइन इधर खींच दी जाए और एक इसकी इमेजिनरी लाइन इधर खींच दी जाए तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा और इसके अंदर क्या बातचीत समझ में आएगी। ठीक है, इसको फटाक से एक बार लिख लो, मैं आगे फिर वो बनवाता हूँ। और तो ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन एक हमारी, और एक हो गई हमारी वर्टिकल लाइन। इन दोनों को मर्ज करेंगे और बनेगा हमारा एक नया ग्राफ। तो सबसे पहले एक ये हुई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और इसी के बीच में से खींच दी हमने वर्टिकल लाइन। हाँ, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं क्योंकि ये 2D है। ठीक है ना, जब तुम 11th और 12th में जाओगे तो तुम पढ़ोगे 3D। तो अभी तक जो तुमने 6, 7, 8 में पढ़ा था तो तुम्हारे हिसाब से एक ही क्वाड्रेंट हुआ करता था। कौन से वाला? ये वाला, है ना। पर जब तुम लोग 9th क्लास में आए तो तुम्हें पता चला कि नहीं, इतना नहीं होता है, इसके भी और टुकड़े हैं। क्योंकि पहले हमने एक लाइन ऐसे ली और हमने एक लाइन ऐसे ली 2D में। किसमें? 2D में कार्टेशियन प्लेन में। तो 1 2 3 4 ऐसे 4 चीजें बनती दिखाई दे रही हैं तुमको। तो ये है हमारा x एक्सिस, पूरा ये x एक्सिस है। इसको x से और इसको x डैश से डिनोट करेंगे और ये पूरा है हमारा y एक्सिस। क्या नाम है इसका? y एक्सिस। y एक्सिस, ये y और इसको y डैश कहते हैं। इसका एक और नाम भी होता है, x एक्सिस को हम एबेसिसा कहते हैं। एब्सिसा कहते हैं, एबेसिसा, एब्सिसा, जो भी तुम कहना चाहो, इसकी जितनी अंग्रेजी का लेवल हो उस हिसाब से कह लेना। y एक्सिस का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। ठीक है, ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन उठते हैं भाई, तो अगर तुम्हें पता हो तो ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट के दूसरे नाम है। हम देख सकते हैं कि हमारे इस बीच में क्या होगा, बिल्कुल ठीक ओरिजिन होगा ये हमारा, और इसको हम डिनोट करते हैं 0 से। ठीक है, ये ओरिजिन हो गया हमारा। और कितने क्वाड्रेंट दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। 1 हमेशा यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने अब तक इतना ही पढ़ा था हमने। तो ये हमारा 1 बन जाता है, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4। ठीक है भाई, 4 एरिया बन गए हमारे। अब तक इतना हिस्सा था, अब घर वालों ने कर दी लड़ाई झगड़े और घर के टुकड़े और कुछ नहीं है। तो बाद में चला घर इतना सा नहीं और भी थे हमारे घर, प्लॉट पता नहीं था अपने खुद के। तो अब आते हैं इसके वैल्यूज के ऊपर कि पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है यहाँ पर। तो अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरह हम पॉजिटिव के नंबर लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव, और इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव, और y एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स लेंगे, और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। बस ये चीजें हैं ना, बाकी बस इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि इसका करना क्या है, तो तुम्हें क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज देगा, इसमें तुम्हें पुट करने, बस खत्म चैप्टर। वैल्यूज को पुट कैसे करते हैं? सबसे पहले वैल्यूज को पुट करने का पैटर्न होता है, उसमें हम सबसे पहले लेते हैं x का ऑर्डिनेट। किसका लेते हैं? x का ऑर्डिनेट, x का, और उसके बाद सेकंड का लेते हैं y का। पहले x आएगा हमेशा, उसके बाद y आएगा। यानी कि तुम ओरिजिन से चलोगे पहले x की तरफ। अगर x पॉजिटिव है तो ओरिजिन से जाओगे इस तरफ, और अगर नेगेटिव तो ओरिजिन से जाओगे इस तरफ। पहले x के लिए चले गए, और अगर x 0 है तो ओरिजिन पे खड़े रहोगे, ना इधर जाने की जरूरत है ना इधर जाने की जरूरत है, क्योंकि x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0, ओरिजिन 0 है, तो ना मैं इधर जाऊंगा ना इधर। अगर पॉजिटिव तो इधर जाना है, और ओरिजिन से नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव है तो इधर जाना है। सीधी सी बात समझ में आ गई। सेम चीज y एक्सिस के लिए करना है। अब एक बार x की वैल्यू पता चलेगी तो तुम्हें y की वैल्यू देखनी कितनी है। अगर y प्लस है तो ओरिजिन से जाओगे ऊपर की तरफ। ठीक है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ। अब तुम चाहे कहीं भी हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे ओरिजिन पे हो,
जाओगे ऊपर की तरफ ही, ठीक है। और अगर y की नेगेटिव वैल्यू तो कहाँ जाएंगे, नीचे की तरफ। चाहे तुम ओरिजिन पे खड़े हो, चाहे लेफ्ट में खड़े हो, चाहे राइट में खड़े हो, जाओगे नीचे की तरफ ही। और कितने यूनिट जाना है वो वैल्यू बताएगी हमेशा, ठीक है। तो अब सवाल एक तो ये उठ गया कि भाई इसको उसमें पुट करना आता है। दूसरा ये आता है कि तुम्हें ऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे, और कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए बताना होगा कि किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट करेगा, आएगा। तो तुम्हें उनके साइन को देखना है। किसको देखना है, साइन को। चलो साइन कैसे देखते हैं, इधर x कैसा है, इधर y कैसा है, पॉजिटिव है बच्चे। तो ये लो भाई, पहले क्वाड्रेंट का साइन क्या हो गया, प्लस कॉमा प्लस, क्या हो गया, प्लस कॉमा प्लस, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आओ। सेकंड क्वाड्रेंट में x कैसे जा रहा है, नेगेटिव, y कैसे जा रहा है, पॉजिटिव। ये इसका है, ये क्वाड्रेंट में ये इसकी दीवार है, अभी बंटवारा हुआ है ना, तो इस घर की ये दीवार है और ये दीवार है, इस घर की ये दीवार है और ये दीवार है। इस थर्ड घर पर आप इसकी कौन कौन सी दीवार है, एक ये और एक ये। पहले x देखेंगे, x क्या है इधर, नेगेटिव, y क्या है इधर, नेगेटिव, तो इसका आगे नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। अब आते हैं फोर्थ घर पे, हमारे फोर्थ घर के हिसाब से ये हमारा x है, क्या है इधर, पॉजिटिव, और इधर y क्या है, नेगेटिव। तो यानी कि तुम्हें सिर्फ साइन देखना है और तुम्हें क्वाड्रेंट पता चल जाएगा। तो तुमने देखा दोनों प्लस के हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला प्लस दूसरा माइनस, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। पहला प्लस दूसरा माइनस, सुन तो लो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला प्लस दूसरा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। और अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट माइनस के तो कहां जाएंगे, थर्ड में। और अगर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहां पर x नेगेटिव होता है। सिंपल से तुम्हारे पास ग्राफ आना चाहिए, तो बहुत बचकानी चीजें। तो ये दो तरह के सवाल उठते हैं, या तो तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा, उसको तुम्हें इस पर डालना है, ठीक है, और या तो तुम्हें कोऑर्डिनेट से लेके पूछेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, जरा बता दो, तो तुम साइन देखोगे बता दोगे। नहीं समझ में आ रहा तो फटाक से ग्राफ ड्रॉ करना, वैल्यू डाल के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सभी को, इसको फटाक से नोट करो, फिर आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। सी फिगर 3.11, फिगर दिया हुआ 3.11, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया वैसे तो। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बाद में कह रहे हैं स्टेटमेंट बताओ। द एबसिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। इसमें पहले देखो बी कहाँ दिख रहा है तुम लोगों को, कौन से कोऑर्डिनेट में बी मिल गया। तो देख सकते हैं हम पहले दो डैश दिए हुए हैं, द एबसिसा एंड द ऑर्डिनेट, यानी कि इसका एबसिसा पूछ रहा है और ऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो देखो वैसे तो क्वेश्चन मैंने बोर्ड में बनाया है, कोई एक्यूरेट स्केल नहीं होगा, पर अगर तुम इसको नोटबुक में बना दो तो स्केल का यूज करना है प्रॉपर्ली। एक लाइन ऐसे खींचने के बाद हर एक सेंटीमीटर पे तुम्हें ये लाइनें खींचनी, इधर भी, ऊपर भी और नीचे भी। तो अगर तुम्हारे पास ग्राफ पेपर है तो काम आसान हो गया, स्केल का काम सिर्फ लाइनें खींचने में होगा, बाकी 1 2 3 4 ये तुम्हें यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ग्राफ पे वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है, आप पूछो ग्राफ पे की वैल्यू निकालना बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें सारी लाइनें ऑलरेडी खींची हुई होती हैं। पर अगर हम पेपर में बात करें नॉर्मल या फिर वाइट पेपर या फिर तुम्हारी जो नोटबुक है, तो उसके ऊपर इसकी वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है x एक्सिस के ऊपर यानी एबसिसा पे ऊपर, और y एक्सिस यानी ऑर्डिनेट के ऊपर पैरेलल लाइन खींचो, चलो वैल्यूज निकलती चली जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन था b के लिए, तो पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बताना है, एबसिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू बतानी है कि दोनों की वैल्यू क्या होगी, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं b के, कि b के कोऑर्डिनेट्स क्या-क्या हैं, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पता चलेगी, तो ये भी बड़ा आसान है। तो क्या करा तुम लोगों ने, b से परपेंडिकुलर खींची नीचे की तरफ, और फिर इसके बाद इधर, ठीक है। लाइन सीधी तो नहीं मिलेगी कि ग्राफ नहीं है, और तुम पेपर में बनाओगे तो स्केल से काम करना ही होगा तुम्हें अपना, ठीक है। ग्राफ पे तो बहुत ही काम आसान हो जाता है। तो यानी कि हम देख सकते हैं b पर क्या वैल्यू आ रही है, एबसिसा की 4, और ऑर्डिनेट क्या आ रहा है 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई 4,3। बस ये करना है। क्या नहीं दे रखे, b की वैल्यू कहां लाई करेगा,
बी नहीं दे रहा तो ये कहना चाहते हो? नहीं दिया हुआ बच्चे, पीछे फिगर देखो, क्वेश्चन में फिगर भी है, फिगर 3.11, पीछे पीछे अगले पेज पे देखो। हाँ ये इस ग्राफ को देख के आंसर करना है तुम्हें, ठीक है? तो ये इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे पास ग्राफ बना बनाया मिल गया, तो तुम्हारी मेहनत आसान हो गई, बस तुम्हें इनकी वैल्यू ढूंढ के पुट करनी है। तो ये बी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? The x coordinate and the y coordinate of point M R dash and dash respectively has the coordinate of M R। अब M के बारे में पूछ रहा है दूसरे वाले में, तो दूसरा पॉइंट हमारा दोनों के कोऑर्डिनेट्स और फिर n का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। तो ऊपर वाले दो आ गए तो भाई कुछ नहीं करना, कोई बड़ी बात नहीं है। m दिख रहा है कहीं पे? ये ग्राफ में अगर पॉइंट दिख रहा होगा m, है ना? बुक में भी देख सकते हो, बुक में मिल जाएगा। फिर वही वाली बात, अगर तुम्हारे पास नोटबुक है तो परपेंडिकुलर लाइन खींचो x पे और y पे, और अगर ग्राफ है तो काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हमने लाइन खींची और इधर लाइन खींची, ठीक है? तो क्या क्या वैल्यू होगी? x की वैल्यू हुई है -3, फिर y की 4, पहले हमेशा x लिखेंगे फिर y लिखेंगे। तो n के कोऑर्डिनेट क्या आ गए? -3, 4। बाकी दो क्वेश्चन L और S के ऊपर है, ठीक है? तो L का आंसर क्या आ जाएगा? ये देखो, पहले x के लिए -5, फिर y के लिए -4, तो L के कोऑर्डिनेट आ गए -5, 4, सॉरी -5, -4, ठीक है? फिर फोर्थ, ये तो फोर्थ हो गया हमारा। फिर फिफ्थ में पूछ रहा है S के बारे में, ये बताओ। -4 और 3 -4, 3 मत बोलो, पहले x पे खींचो फिर y पे खींचो। तो x के क्या आएंगे यहाँ पर? 3, y का -4, ये बना फोर्थ का आंसर हमारा। आया समझ में? बड़ा आसान प्यारा क्वेश्चन है ना? तुम्हें ऑलरेडी ग्राफ दिया हुआ है, पॉइंट्स ऑलरेडी लगे मिल गए, बस तुम्हें करना क्या है? तुम्हें पैरेलल लाइन खींचनी, पहले x पे फिर y पे। पहले वाले मत खींचना, फिर तुम्हारी हालत गलत हो जाएगी। फिर तुम लोग हमेशा कोऑर्डिनेट पहले y लिखोगे फिर x लिखना शुरू कर दोगे, सारा काम खराब। चैप्टर जितना देखने में आसान है उतनी ही गलती होने के मिस्टेक्स रहते हैं। तुम जितने यहाँ पे गलती करोगे उसके चांसेस ये है कि तुम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो हमेशा पहले x पे फिर y पे, बस इसी बात का ध्यान रखना है चैप्टर में, बस और काम कुछ नहीं है। क्लियर? इसको फटाक से देख लो, लिखना है लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ने का जो आजकल के बच्चों में है ही का, भागने की बस जल्दी लगी रहती है। टीचर का हुक्म या मेरे को नहीं होता। टीचर को हुक्म मान रहे थे घर वालों पे, मजाक कर रहा था यार। मेरे को नहीं होता। कोई नहीं, सैटरडे को बोलूंगा ये बात कि मत जाओ घर, देखते कितना हुक्म मानते हो। ये भी होता भैया, ये भी होता। सैटरडे को लंबी क्लास चलेगी, अपना दाना पानी लेकर आना। हाँ, किसी को भूख लग जाए और नींद आ रहा तो इसका लेकर आना अपना। चलो आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 2 पे। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस फिगर 3.12। मैंने क्वेश्चन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, डायग्राम हमारे एग्जांपल नंबर 2 का। फिर से अगेन एक ग्राफ दिया हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं, कह रहे बस कोऑर्डिनेट्स बता दो। मैंने कहा ये तो बड़ा बचकाना क्वेश्चन है, अभी तो करा पीछे मैंने एग्जांपल नंबर 1। तो करना क्या है? सबसे पहले a के बारे में देखेंगे। मैं ओरिजिन से x के लिए कितना चल के गया? 4 कदम, तो x से कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 4। अब मुझे चाहिए y के लिए, मैं इस 4 से y के लिए कितना ऊपर गया? गया ही नहीं, वहीं का वहीं रह गया। देखो पॉइंट तो भाई x के लिए मैं इधर गया पर y के लिए ऊपर गया क्या? नहीं गया ना, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0। अच्छा ए कितना होएगा ना तो मैच है ना। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ कर देता तो इसका मतलब क्या होता? इस पॉइंट के लिए मैं x कितना चला? 4। कितना चला? 4। तो ये पॉइंट हो गया मेरा 4। और इसी पॉइंट के लिए मैं देखूंगा y पे कितना चला? 3। तो ये हो गया 4,3। आया समझ में? तुम्हें उस पॉइंट पे देखना कि मैं किसके लिए कितना कदम चला। तो ये a पॉइंट के लिए मैं x पे चला, y पे तो चला ही नहीं ऊपर, यही का यही रह गया a पॉइंट मेरा, ठीक है? फिर b पर आते हैं। b के लिए देखो मैं ओरिजिन पे खड़ा था, x के लिए कितना चला? 3। चला ही नहीं। x तो इधर गया, इधर जाएंगे ना, a पॉइंट तो यहाँ है, ना मैं इधर गया ना मैं इधर गया, मैं यहीं रह गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 0। और फिर मैं गया y के लिए ऊपर 3 कदम, तो y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है? c के लिए चेक करते हैं, आरएन दिख रहा है?
सी के लिए चेक करते हैं, तो सी के लिए अभी पहले वो वापस ओरिजिन पे खड़ा हुआ, सी के लिए कहाँ देंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये लो भाई इधर गए, कितने कदम चला, 5 कदम, नेगेटिव की तरफ चलाओ तो -5। फिर अब देखते हैं इस पॉइंट के लिए, तो y के यहाँ पे पॉइंट है, y के लिए कितना चला, चला ही नहीं, वहीं का वहीं रह गया, तो 0 हो गया। d पर आते हैं, यहाँ पे ओरिजिन था, ये मेरा पॉइंट है, ना मैं इधर गया ना मैं इधर गया, x 0 हो गया, और y के लिए -4 हो गया। बहुत अच्छे। ये पॉइंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तुम देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर उसने एक चीज मेंशन करके दी है कि 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट है मेरा e। क्वेश्चन में बोला उसने 0 से 1 के बीच में मेरा पॉइंट है e, और उसका यहाँ की पॉइंट की वैल्यू बताया कि क्या है 2/3, यानी कि मैं x के लिए कितने कदम चला मैं 2/3, पर y के लिए चला ही नहीं, 0। समझ में आया? तो अगर पॉइंट्स मेरे कोऑर्डिनेट में होगा तो बड़ा आसान होता है निकालना, बड़ा आसान होता है, कुछ नहीं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे x 0 कब होगा और y 0 कब होगा। तो इसके अंदर सीधी सी बात है कि अगर तुम्हारा पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे दिया हुआ है, अगर तुम्हारा पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे दिया हुआ है तो x 0 होगा या y? y 0 होगा। क्यों? क्योंकि तुम x के लिए चलोगे ना, या तो इधर या तो इधर, y के लिए तो चलोगे ही नहीं। पॉइंट इसमें से कहीं पे भी रख दो तो y क्या बन जाएगा तुम्हारा, 0 बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट y एक्सिस पर कहीं भी रख दूं तो कौन 0 बनेगा, x या y? x 0 बनेगा। ये सवाल हर साल एमसीक्यू में आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में तो पहले, अब एमसीक्यू बन गया है कि अगर कोई पॉइंट y कोऑर्डिनेट पे तो कौन 0 होगा। ऑप्शन दे देंगे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, बोथ, नन ऑफ दीस। तो भाई बच्चा कंफ्यूज होता है यार ये कैसे पता करेंगे। तो तुम दिमाग में तुम्हें वहां पे अपनी थ्योरी दौड़ानी है कि अगर यार y पे कोई पॉइंट है तो मैं x के लिए तो चला ही नहीं इधर उधर, तो x 0 हो गया। सीधी सी बात है। कुछ बच्चे यहाँ पे लॉजिक लगा लेते हैं, मतलब एक ट्रिक बना लेते हैं कि y पे पॉइंट है तो x 0, x पे पॉइंट है y 0, उल्टा वाला 0 कर दो, सीधी सी बात। पर अगर लॉजिक देखे तो ये भाई y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो मैं ना इधर चला ना इधर चला, तो x 0, और x पे पॉइंट है तो ना मैं ऊपर गया ना मैं नीचे गया, मेरा y 0 था। आई बात समझ में? ये छोटा सा क्वेश्चन है जो हर साल एमसीक्यू में फिल इन द ब्लैंक्स में डालती है। मेरे पेपर में आया था, जैसे वहां पे लिखा है ना 4,0, ये वाला, हाँ, कि कहाँ लाई करेगा, मतलब y पे लाई करेगा या x पे लाई ये वाला ऐसा भी आ सकता है, या तो कोऑर्डिनेट पूछ लेगा या एक्सेस पूछ लेगा, हाँ। कि कोई तुम्हें पॉइंट दे देगा, कहेगा बताओ कौन से कोऑर्डिनेट या कौन से एक्सेस पे लाई करेगा। अरे क्वेश्चन में तो डामाडोल कर दिया, पूछ रहे हैं एक्सिस और कोऑर्डिनेट भी दे दिए दो। कंफ्यूज तो करेंगे, तो इसका जवाब है क्या, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ये कोई कोऑर्डिनेट पे लाई नहीं कर रहा है कि कोऑर्डिनेट ये है ये है ये है और ये है, ये पूरा एक्स एक्सिस है, ये पूरा वाई एक्सिस है, यानी कि ए ई सी एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं, बी और डी वाई एक्सिस पे लाई करते हैं, और ये जो मैंने फालतू का पॉइंट बना के दिखा रहा हूँ ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। ऐसे वो एग्जांपल जो बन था वो सारे क्वाड्रेंट के ऊपर था, ये एक्सिस के ऊपर है। तो दो इंपॉर्टेंट बात बताइए, वो अक्सर जो है बच्चे मिस कर जाते हैं, ध्यान नहीं देते, तो ये चीज का ध्यान रखना कि आएगा भी और कैसे 0 पता करना है। ठीक है, क्लियर? चलो फिर आज के लिए इतना ही इनफ रखते हैं। एग्जांपल 1 2 हो गया, एक्सरसाइज 3.1 तो डिलीटेड है। 3.2 में बस यही करना है तुम्हें, पहला तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके अंदर तुम्हें ग्राफ फिर से दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ देख के बस कोऑर्डिनेट लिख देना है। 3.1 है तो जिसकी में है वो कर लेना। 3.1 कुछ नहीं, उसके अंदर 3.1 में भी वही ग्राफ को लेकर ही क्वेश्चन है सारे। 3.1 नहीं करके पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया मेरी तरफ से, जितने एक्सरसाइजेस सब कर लेना जिसके में जो आ रहा है। क्या क्वेश्चन है उसमें? How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? हाँ, इमेजिन करो और आंसर करो। हाँ, अपने सामने एक ग्राफ इमेजिन करो, जैसे कि ये देखो इसने ग्राफ बनाया हुआ है, इस तरह से तुम भी अपने ग्राफ इमेजिन करके हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप और अ स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन, यानी कि तुम्हारे सामने कोई रखा हो तुम कैसे बताओगे टेबल के हिसाब से, तो तुम टेबल को क्या बना लोगे, ग्राफ की तरह बना लोगे, अब फिर बताओगे कितने कोऑर्डिनेट्स पर वो रखा हुआ है, इस तरीके से इमेजिन करते हुए। इसलिए 3.1 कोई काम की नहीं है हमारी, काम की है तो 3.2 वो भी कुछ खास नहीं, क्योंकि चैप्टर में जितना पढ़ाया हुआ है इससे कई गुना ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर। जैसे कि तुम देख सकते हो चैप्टर के अंदर सिर्फ ग्राफ दिया हुआ था, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कोऑर्डिनेट्स दे दिए प्लॉट करके दिखाओ, वैसे तो 10th में आता है वो, 9th में उतना नहीं है, बट फिर भी मैं तो डाल दूंगा।
क्या 8 में आते हैं। 8 में पता है ना, प्राइवेट उसमें आ जाता है, इसमें तो 10th का डाल देते हैं वो लोग, कोई बड़ी बात नहीं है। इसको नोट कर लो 3.1 3.2 जिसके जो जो आ रहा है करके ले आना एज ऑफ होमवर्क, ठीक है।